नमस्कार, डंकी क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड में होने वाली ग्रुप सी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक एमसीक्यू सीरीज़ शुरू कर रखी है। आज उसके ही तहत इंडियन पॉलिटी का पार्ट 4 हम लेके आए हैं, जिसमें हमने एनसीईआरटी आधारित प्रश्न और पीवाईक्यू शामिल कर रखे हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंडियन पार्लियामेंट। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त होनी चाहिए। भारत की संचित निधि का आप देखिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। संचित निधि आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख है, ठीक है। और जो भी सरकार करों से आय प्राप्त करती है वो संचित निधि में ही होती है, ठीक है। तो भारत की संचित निधि से अगर कोई भी धन निकालना होता है तो उसकी संसद की अनुमति आवश्यक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जब वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता, मतलब नहीं किया जा सकता, मतलब अगर उसने लोकसभा ने वार्षिक बजट का उल्लेख किसमें, वार्षिक बजट आर्टिकल 112, इस चीज़ को आप याद रखिए। तो 112 में लिखा है कि सरकार का काम है कि लोकसभा के पटल पे एक वार्षिक बजट मतलब एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट रखे। अगर वह सरकार उसे पास नहीं करा पाई तो उस स्थिति में क्या होगा। उस स्थिति में यह प्रश्न पूछा गया कि उस स्थिति में क्या होगा। तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, बजट में संशोधन किया जाता है और पुनः प्रस्तुत किया जाए कि बजट में कोई संशोधन नहीं किया जाता और ना ही पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। बजट के सुझावों के लिए राज्यसभा को भेजे। राज्यसभा की इसमें दायरा सीमित है। मनी बिल में आपको पता ही है राज्यसभा के पास सीमित शक्तियाँ हैं। राज्यसभा अगर लोकसभा बिल को पास करके राज्यसभा के पास भेजती तो राज्यसभा को उसे 14 दिन में वापस लौटाना होता है। लोकसभा स्वतंत्र है, वह राज्यसभा की जो सुझावों को माने चाहे ना माने, ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री को इस्तीफा देने को कहा जाता है। ये तो है ही, वित्त मंत्री देगा ही देगा इस्तीफा, साथ में प्रधानमंत्री भी देगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो संपूर्ण सरकार गिर जाती है, क्योंकि ये क्या होता है, आत्मा होती है सरकार की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2013 में प्री के पेपर में आ रखा है, ठीक है, यूपीएससी प्री में। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक पर प्राप्त संशोधन करती है, धन विधेयक आपको पता है 110 में आ रखा है, धन विधेयक मनी बिल, ठीक है, प्राप्त संशोधन करती है तो उसके क्या परिणाम होंगे। अगर राज्यसभा किसी मनी बिल पे कोई संशोधन करती है तो उसके आगे क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि उसके आगे क्या प्रोसीजर होगा। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, राज्यसभा के संशोधनों को स्वीकार करे या ना करे, लोकसभा स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट इसका राइट है। आगे वाला स्टेटमेंट देखिए, लोकसभा इस पर विचार नहीं करती। लोकसभा स्वतंत्र है, विचार करे चाहे ना करे, तो पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे देखते हैं। ये 2014 की परीक्षा में पूछा है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास में प्रस्ताव मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब सरकार पे विश्वास नहीं है। आर्टिकल 75 में क्या लिखा है, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह है। उत्तरदायी है, ठीक है, ये लिखा है इसमें 75(3) में। तो संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। देखिए संविधान का जो प्रोसीजर है उस मतलब संविधान की जो नियमावली है उसमें कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। सिर्फ ये लिखा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। सिर्फ संसद की जो नियमावली है एक, उसमें लिखा है किस नियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। और नंबर 2 देखिए, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकसभा के ही प्रति जिम्मेदार है
तो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार। तो दोनों कथन सही है। देखिए एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में आप देख लीजिए। जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ना, ये किसके विरुद्ध लाया जाता है? सरकार के विरुद्ध तब लाया जाता है कि सरकार बहुमत में नहीं है, मतलब विपक्ष लाता है इसे। है कौन लाता है? विपक्ष लाता है। केवल लोकसभा में। इसमें लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं और कम से कम 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। ये 50 सदस्य पहले एक कागज़ पे साइन करके कि पीठासीन अधिकारी जो लोकसभा के अध्यक्ष है उनको सौंपेंगे और उसके अंतर्गत ही इस पे चर्चा होगी और पूरी मंत्रिपरिषद, अगर ये पास हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार भंग हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास सुरक्षित? देखिए प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 2026 में भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इस स्थिति में ये प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में कितने हो गए हैं। वर्तमान में 4 और बढ़ाए, पहले 33 थे ना, वर्तमान में क्या हो गए? 37 प्लस 1। ये 1 क्या है? चीफ जस्टिस। ठीक है, और पूर्व में कितने थे? 33 प्लस 1 CJI। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो किसके पास अधिकार है? संसद के पास, आर्टिकल 1241 के तहत। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। सबसे पहले 1956 में बढ़ाए। शुरुआत में जो हमारा संविधान था उसमें 8 ही थे, 7 + 1, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा गया। अब तक 6 से 7 बार इनको बढ़ाया जा चुका है उनकी संख्या को। ठीक है, तो इस समय वर्तमान में 37 + 1 चीफ जस्टिस को मिला के 38 हो गए। भारत की संसद मंत्रियों के कार्यों पर नियंत्रण निम्नलिखित माध्यमों से करती है। बिल्कुल करती है। भारत की संसद मंत्रियों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। तो किस किस माध्यम से रखती है? स्थगन प्रस्ताव। बिल्कुल स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। जबकि कोई बिल सरकार किसी पर चर्चा करे तो मंत्रियों के कार्य पर नियंत्रण रखने के लिए अति आवश्यक कार्य को लेके आया जाता है स्थगन प्रस्ताव, जिसे कि इमीडिएट जो प्रोसीजिंग होती है उसे रोक दिया जाता है। तो स्थगन प्रस्ताव। नंबर 2 प्रश्नकाल, बिल्कुल सही, और पूरक प्रश्न। ठीक है, तो ऐसा आंसर तीनों सही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको देखना प्रश्नकाल। प्रश्नकाल जो है ये संविधान में इसका कहीं उल्लेख तो है नहीं, तो लेकिन जो एक संसद की एक प्रोसीजिंग है उसके हिसाब से इसे अडॉप्ट कर रखा है। तो प्रश्नकाल में क्या 3 से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको देखिए, आपने देखा होगा तारांकित प्रश्न। संसद का पहला घंटा इसके लिए सुरक्षित रखा था। तारांकित प्रश्न। ठीक है, नंबर 3 था अल्प सूचना के प्रश्न। नंबर 4 क्या हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा अनुपूरक प्रश्न। ये कई बार पूछा जाता है एक नंबर में कि तारांकित प्रश्न क्या होता है। तारांकित प्रश्न का जवाब उसमें जो वो देते ना, आपने देखा होगा संसद जब पार्लियामेंट्री प्रोसीजिंग देखा होगा, एक चिट देते हैं उसके पास, पीठासीन अधिकारी के पास, तो उसमें स्टार लगा होगा, तो उसका जवाब मौखिक में दिया जाएगा।
मौखिक में जवाब, है ना, मंत्री से चाहे जो भी होगा, इसका जवाब लिखित में लेगा वो, लिखित में। अल्प सूचना के प्रश्न में क्या, वो कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देगा और मौखिक में जवाब ले सकता है, ठीक है। वैसे अनुपूरक प्रश्न किसी बिल के संबंध में प्रश्न पूछने का, तो इम्पोर्टेंट इसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्नकाल में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी संसद की एक नियमावली के तहत है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, जो नॉमिनेशन है कौन दाखिल कर सकता है, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति। देखो भारत में तो इस समय बांग्लादेश के भी लोग हैं, तिब्बत के भी लोग हैं और कुछ पाकिस्तानी भी घुसे पड़े हैं, तो उस हिसाब से तो भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं, ये तो गलत है। अगला देख, जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाना है उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी, जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है जो हमारे प्रधानमंत्री, गुजरात के, लेकिन चुनाव कहाँ से लड़ा, बनारस से। तो तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, भारत का कोई भी निवासी, बिल्कुल भारत का कोई भी निवासी चुनाव लड़ सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, चाहे वो गुजरात की हो चाहे उत्तराखंड की हो, वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला देखिए, भारत में मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार, अधिकार एक कौन सा अधिकार है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वैसे देखा जाए तो संवैधानिक अधिकार है। भारत में मतदान करने का अधिकार हमें आर्टिकल 326 में दे रखा है, ठीक है, जिसमें चुनाव आयोग का भी उल्लेख है और चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाने का भी है, और उसमें क्या कहते, जो भी 18 साल से ऊपर हो गया है वो मतदान के लिए एलिजिबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, लोकसभा या राज्य विधानसभा, लोकसभा या राज्य विधानसभा में विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए कम से कम 50% वोट प्राप्त करने होंगे। देखिए गलत है, यहाँ ऐसा नहीं है 50% वोट प्राप्त करने होंगे, ये हमारा सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ही है ना, कि कम से कम 50% प्लस एक वोट प्राप्त करने होंगे तभी आप राष्ट्रपति बन। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं, से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जितने भी चुनाव लड़ने वाले हैं उनमें से जो सबसे अधिक मत प्राप्त करेगा वही विजयी होगा, चाहे वो 10% करे चाहे 30% करे, ये कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, ठीक है। भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का पद सत्ता दल और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलता है, ये भी गलत है, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत की संसद किसी विशेष कानून को 9वीं अनुसूची में रख सकती है। देखिए अब 9th शेड्यूल की बात हो रही है, 9वीं अनुसूची, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तो उसके तहत 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल करी गई। पहले संविधान संशोधन द्वारा, क्योंकि हमारे जो शुरुआती संविधान था उसमें 8वीं अनुसूची थी, ठीक है। तो पहले संविधान संशोधन द्वारा उन्होंने एक 9वीं अनुसूची बनाई सरकार ने, और इतना उन्होंने कहा कि जो इसमें जो भी राज्य सरकारें चाहे लोग केंद्र सरकार जो भी एक्ट बनाएगी, जो जिसमें कि वो चाह रही है कि न्यायपालिका हस्तक्षेप न हो, तो उसमें शामिल कर देती थी, किसमें, 9वीं अनुसूची में। इसके तहत उन्होंने जमींदारी उन्मूलन से जितने भी केसेस थे, चाहे वो बिहार जमींदारी उन्मूलन हो, चाहे केरल जमींदारी उन्मूलन हो, चाहे उत्तर प्रदेश भूमि सुधार हो, तो उसने उन्होंने 9वीं अनुसूची में डाली, जिससे कि क्या, जुडिशरी के हस्तक्षेप से बच गई थी वो। तो पहला स्टेटमेंट कि संसद किसी विशेष कानून को 9वीं अनुसूची में रख सकती है, सही है, रख सकती है, संसद का अधिकार है, संसद ही सर्वोच्च संस्था है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखिए, 9वीं अनुसूची में रखे किसी भी अधिनियम की कानूनी वैधता की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, ना ही उस पर निर्णय सुनाया जाता। देखिए जब तक केशवानंद भारती केस था, केशवानंद भारती केस कब हुआ था, 1973 में, जब क्या आया केशवानंद भारती केस था, तो उस टाइम पे
जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई, तो उस टाइम तक ये एलिजिबल था कि आप 9वीं अनुसूची में किसी भी अधिनियम को रख दे तो उसे प्रोटेक्शन मिल जाता था। लेकिन केशवानंद भारती के केस से इसमें थोड़ा सा बदलाव आया। तो उसके इम्पोर्टेंट में 2 केस, जो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ 2 केसों में इनमें बदलाव आए। उसमें से एक वामन राव वर्सेस भारत संघ, ये केस आया वामन राव वर्सेस भारत संघ के खिलाफ आया 1981 में। 1981 में तो इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1973 के बाद से कोई भी जो एक्ट है, जो कि उससे पहले वाले तो वैध है, जो भी 9वीं अनुसूची में शामिल है, उससे पहले वाले 1973 से पहले वाले उन पर छेड़ेंगे नहीं। लेकिन जो 1973 के बाद कोई भी एक्ट अगर इसमें शामिल है 9वीं अनुसूची में, अगर वो किसी संविधान की क्या बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उनकी वैधता की जांच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा केस आया था इसका IR, एक तो ये हो गया, एक केस ये हो गया। नंबर 2 क्या हो गया IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, ये तो अभी का है, मतलब 2008 का, 2008 में इसका जो डिक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अनुच्छेद, मतलब किसी भी एक्ट की वैधता की जांच हम अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत हर किसी एक्ट को परखा जाना चाहिए। हर किसी एक्ट को, अनुच्छेद 14 मतलब विधि के समक्ष समानता के आधार पर, 19 स्वतंत्रता और 21 लाइफ एंड लिबर्टी के आधार पर हर किसी एक्ट को परखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे आप 9वीं अनुसूची में शामिल कर दे तो वो प्रोटेक्टेड हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली फर्स्ट इज़ करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये 2018 में पूछा है। किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल किसी कर अधिरोपण, मतलब कोई कर लगा रही है सरकार, उसका अधिरोपण, छूट, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। बिल्कुल, ये तो सही स्टेटमेंट है। धन विधेयक में वो सारे, जो अगर कोई कर लग रहा है, छूट है, वो है, वो सारे शामिल। हाँ, अगर कहीं पे पेनल्टी पड़ रही है, किसी पे दंड धरा जा रहा है, तो वो धन विधेयक में नहीं आता, वो वित्त विधेयक में आता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा हेतु प्रावधान है, ये भी सही है। धन विधेयक के संबंध भारत में आकस्मिक निधि से धन विनियोजन से है। धन विधेयक का संबंध भारत में आकस्मिक निधि के विनियोजन से है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा किसी धन से उधार या किसी प्रकार की गारंटी, देखिए ये वाला गलत है, आकस्मिक निधि वाला। जो आकस्मिक निधि से संबंधित है ना, तो उसमें संसद क्या एक निश्चित कोष को पहले ही पास मान देती है, क्या उसे एक कंटीजेंसी फंड में रखा जाता है, ताकि कोई इमरजेंसी हो तो उस टाइम पे उसका वो कर सके, वो क्या कहते हैं, उपयोग कर सके, ताकि कब तक संसद के अनुमति लें और कब उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय उन्होंने पहले ही एक निश्चित मात्रा में धन को पास मान दिया। तो इसका जो सही, ये भी सही तो है, धन विनियोग नहीं, ये गलत है। धन विधेयक इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये वाला गलत है, ये सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियाँ प्राप्त है। संविधान संशोधन करना नहीं, अखिल भारतीय, ये तो स्पेशल पावर है। किसकी स्पेशल पावर? किसकी? राज्यसभा की। चलिए अभी बता देते हैं। इसमें जो राइट आंसर है, संविधान को हटाना, सरकार को हटाना लोकसभा की स्पेशल पावर है। नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और कट मोशन भी लोकसभा ही लाता है, क्योंकि कट मोशन किसके तहत आता है? मनी बिल के तहत के बजट में आता है ना। 3 प्रकार के कट होते हैं, टोकन कट, पॉलिसी कट, तो उस टाइप के एक और कट है, ध्यान भूल गए। तो कट मोशन भी लोकसभा का विशेष अधिकार है। तो देखते हैं कि राज्यसभा के पास कौन कौन सी स्पेशल पावर है।
राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संबंध में देखते हैं कि राज्यसभा को कौन कौन सी स्पेशल पावर है। ठीक है, तो राज्यसभा को मुख्यतः दो ही स्पेशल पावर है। एक तो आर्टिकल 249, टू फोर नाइन में क्या है, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करे कि कोई प्रस्ताव पारित करे कि देश हित में, चाहे आम नागरिकों के हित में राज्य सूची से कानून बनाने, राज्य सूची के विषय से कानून बना सकती है, उसमें संसद को छूट दे सकती है। अगर वो राज्यसभा कोई विधेयक पारित करे कि अनिवार्य है 2/3 बहुमत, 2/3 मतलब स्पेशल मेजोरिटी से कोई प्रस्ताव पारित करेगी, संसद राज्य सूची के विषय से कानून बना सकती है। एक तो ये हो गया। एक हो गया आर्टिकल 312, नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। इसके तहत इन्होंने क्या किया था, IFOs न्यू फॉरेस्टर, क्या इंडियन फॉरेस्टर सर्विस का गठन किसने किया, राज्यसभा ने किया। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में भी इन्हें स्पेशल पावर है। केवल राज्यसभा में ही यह प्रस्ताव लाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को हटाना है। ठीक है, तो ये इसकी स्पेशल पावर है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। 3 ही स्टेटमेंट है, कोई ज़्यादा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं, लोकसभा की स्पेशल पावर कौन कौन सी। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन करना, ये तो गलत है भैया, दोनों को करना पड़ता है। लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों ही उद्घोषणा में करती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये इसकी स्पेशल पावर है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद ही केवल और केवल लोकसभा के ही प्रति जिम्मेदार होती है। भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग लाना, दोनों इसमें कहीं भी लाया जा सकता है, राज्यसभा चाहे लोकसभा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, केवल 2। चलिए अगला देखिए, भारत में दल बदल कानून के संबंध में विचार करें। देखिए, जो दल बदल कानून है ये आया 10वीं अनुसूची से। ठीक है, 10वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसे कहते हैं दल बदल। दसवीं अनुसूची शामिल की कब, 1985, राजीव गांधी के टाइम पे तो की गई। 1985 अंडर 52th अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट, इस चीज़ को याद रखना है कि 52वां अमेंडमेंट था और 1985 में शामिल की गई 10वीं अनुसूची, जिसमें कि दल बदल कानून है। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा है वो आप पढ़ लेना आराम से। अभी हम प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। कानून में यह निर्देश है कि मनोनीत विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। 6 माह क्या, वो जब तक सदन में है तब तक किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। जैसे ही वो किसी राजनीतिक दल में शामिल होगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, तो ये गलत है। कानून में दल बदल के मामले में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय लेने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है, तो ये सही है। वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि अध्यक्ष कितने समय में निर्णय लेगा। ठीक, आगे बढ़ते। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब
आगे भी पढ़िए। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, ये 2024 में पूछा है यूपीएससी में, ठीक है। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस संबंध में आपको इस प्रश्न पे चर्चा करना है, ठीक है। तो क्या होगा, वे अध्यक्षता नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसी को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो वो क्यों करेगा अध्यक्षता। ये तो सही है। उन्हें बोलने का अधिकार नहीं होगा, ये गलत है भाई। उसे भी अपनी सफाई देने का अधिकार होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है, संसद की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक होती है, वहाँ सबको बोलने का अधिकार होता है, तो उस बेचारे को भी बोलने का अधिकार दिया जाएगा। तो ये तो गलत है। उन्हें प्रथम दृष्टया प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। देखिए, अब वैसे देखोगे आप कहोगे ये तो सही तो है, लेकिन ये गलत है। प्रथम दृष्टया प्रस्ताव पर मतदान ये तब होता है जब कोई बिल आ रहा हो, कोई एक्ट आ रहा हो, और वह प्रथम दृष्टया उसमें मतदान नहीं करेगा, लेकिन बराबरी की स्थिति पर उसमें मतदान करेगा। लेकिन यहाँ तो उसी को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, तो उस पर मतदान होगा, तो वहाँ पहले ही राउंड में वो मतदान करेगा, क्योंकि वो भी संसद का सदस्य है, ठीक है। तो ये गलत है, वह पहली राउंड में मतदान करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ओनली 1। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, कन्फ्यूजिंग था, लेकिन भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरे यार, ये क्या मिस्टेक है भाई। लोकसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के भंग होने पर निरस्त हो जाता है। अगर लोकसभा में कोई विधेयक उसके पटल पे है, लेकिन उसी समय लोकसभा भी भंग हो गई, तो वह विधेयक क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है भाई, निरस्त ही होगा। जब लोकसभा ही नहीं है तो विधेयक का क्या आचार डालोगे। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई भी विधेयक लोकसभा के भंग होने पर निरर्थक हो जाएगा। ये भी सही है, क्योंकि लोकसभा द्वारा पारित भी है, लेकिन राज्यसभा के पटल पे तो है, राज्यसभा ने तो पारित नहीं किया। अगर राज्यसभा पारित कर देती, नई लोकसभा गठन होगी, तो उसे वापस लोकसभा भेजना होगा, ठीक है। तो ये भी सही है। ऐसा कैसा नहीं भैया, ये ऐसा होना चाहिए। ऐसा कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुलाने के इरादे से अधिसूचना जारी की, मतलब राष्ट्रपति ने कोई अधिसूचना जारी की कि भैया आओ संयुक्त, अगर विवाद हो रहा है राज्यसभा लोकसभा में, आओ संयुक्त बैठक करो, और उसकी अधिसूचना उसने जारी कर दी है, लेकिन लोकसभा भंग हो गई है, तो क्या वह अधिसूचना निरस्त हो जाएगी? ऐसा नहीं है भाई, वह अधिसूचना बनी रहेगी, क्योंकि राष्ट्रपति का भी मर्यादा की बात है। यहाँ पर राष्ट्रपति ने कर रखा है, तो राष्ट्रपति सर्वोपरि है, तो ये गलत है। तो ओनली 1 and 2 इज राइट आंसर। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र की सत्रावसान करने के लिए मंत्रिमंडल की सलाह आवश्यक है। ये तो राष्ट्रपति तो कोई भी कार्य करेगा, मंत्रिमंडल की सलाह के बिना तो कर ही नहीं सकता, तो ये तो वैसी गलत है, ठीक है। सदन का सत्रावसान आमतौर पर सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद किया जाता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के लिए सत्र में चल रहे सदन का सत्रावसान करने से कोई रोक नहीं सकता। ये तो है, ये तो सही है, राष्ट्रपति की पावर है। सत्रावसान की घोषणा वही करता है राष्ट्रपति, ठीक है। चाहे उस देखिए, सत्रावसान वो होता है कि सत्र क्या अब खत्म हो चुके। देखिए, संसद के 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और मानसून सत्र। जब ये सत्र खत्म होते हैं तो सत्रावसान की घोषणा होती है। जब बैठक खत्म होती है तो उसे क्या कहा जाता है? स्थगन, एडजन, ठीक है। एक होता है स्थगन, एक होता है सत्रावसान, और एक और होता है विघटन। डिसॉल्व हो गई है ना। तो स्थगन क्या होता है? बैठक की समाप्ति पर। जैसे आज की बैठक हमारी हो गई, तो इसकी आज की बैठक की समाप्ति, बैठक की समाप्ति, जैसे आज की हमारी बैठक हो गई तो पीठासीन अधिकारी बोलता है भैया एडजन, हाउस इज एडजन, मतलब 1-2 घंटे चाहे 1 रात कल के लिए, है ना। सत्रावसान क्या होता है? सत्र की समाप्ति पे, सत्र की, इन चीज़ों को याद रखो आप, है ना। अच्छे प्रश्न होते हैं और आसानी से नंबर लाने के लिए भी सही होता है। विघटन क्या होता है? कार्यकाल समाप्त होने पर, सरकार का कार्यकाल की समाप्ति, मतलब लोकसभा की समाप्ति, लोकसभा की, ठीक है। राज्यसभा तो निश्चित काल तक चलती रहती है। तो इसमें क्या, दूसरा से लोकसभा के विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो असाधारण परिस्थितियों को छोड़ मंत्रिपरिषद की सलाह। तो असाधारण परिस्थितियाँ तो ऐसी भी हो सकती है कि मंत्रिमंडल वही ना करे, 5 साल बाद भी बना रहे, तो वहाँ पे राष्ट्रपति को असाधारण परिस्थिति होगी, वहाँ पे राष्ट्रपति को विघटन करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वैसे मंत्रिपरिषद की सलाह पे वो 5 साल से पहले भी कर सकता है विघटित, है ना।
बहुमत में मंत्रिपरिषद है तो पहले भी विघटित कर सकता है। जब ये सब 2004 में अपने अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कि कुछ महीने पहले ही या साल भर पहले ही शायद विघटित कर दी थी लोकसभा को। तो तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3 इज़ राइट ऑप्शन। इन चीज़ों को याद रखना। स्थगन इसे बोलते हैं एडजन, सत्रावसान को प्रोपोगेशन बोलते हैं, विघटन को डिसॉल्व बोलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिए आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के आधार के अधीन हो तो उसका अंतिम निर्णय भारत का राष्ट्रपति का होगा। ये गलत है भैया, अध्यक्ष का होगा, अध्यक्ष का होगा। लोकसभा का अध्यक्ष वही डिसाइड करता है कि यह उसके तहत आता है कि नहीं, अयोग्यता के तहत है, 10वीं अनुसूची के तहत। तो राष्ट्रपति हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, उसमें कुछ नहीं करता। भारत के संविधान में राजनीतिक दल शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। उल्लेख है भाई 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची पढ़ोगे तो उसमें है अनुसूची में। ठीक है, तो ओनली 2 इज़ राइट आंसर। आगे देखते हैं। भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। ये इस पे स्थगन प्रस्ताव वही है, मैंने पहले कहा था कि मंत्रियों के कार्यों पर नियंत्रण रख लेके किया जाता है। किसी अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा की अनुमति देना। यह पहला ही स्टेटमेंट सही है। किसी अति आवश्यक इंपॉर्टेंट सार्वजनिक महत्व को, जो संसद में कोई बिल चल रहा हो, किसी पे चर्चा चल रही हो, उसे रोक दे के अति आवश्यक कार्य पे फोकस करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है स्थगन प्रस्ताव का। विपक्षी सदस्य को मंत्रियों से जानकारी एकत्र, ये भी गलत। अनुदान की मांग की सीमा में कटौती, ये तो कट मोशन हो गया। कुछ सदस्यों का निश्चित व्यवहार, इसका अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि डिफरेंट कल्चरल किसी जिन्होंने समाज में कुछ विशेष कार्य किए हो तो उन्हें मनोनीत करता है राष्ट्रपति, है ना, राज्यसभा के लिए। तो आज हम वैसे 20 प्रश्न लेके आए। वैसे प्रश्नों की संख्या अधिक हो सकती थी, लेकिन इससे क्या वीडियो ज़्यादा लेंथी होता और आप लोग भी बोर होते, इसलिए हमने प्रश्नों को सीमित कर दिया है। अगले दिन हम पुनः अगर पार्लियामेंट से बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो लेके आएंगे। उसके बाद हम गवर्नर और जो पार्लियामेंट कमेटी है उनसे जुड़े हुए प्रश्न लेके आएंगे। आज के लिए इतना बहुत है। नमस्कार।